हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर के साथ हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के जितने भी 6 to 12 तक की क्लासेस के बुक्स हैं, हम उन सारे बुक्स को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारा एक बेस बन जाएगा, ताकि जब हम किसी दूसरे स्टैंडर्ड बुक हिस्ट्री के बुक को पढ़ें तो उस स्टैंडर्ड बुक का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको। और इसमें आप बहुत सारे ऐसी बातें भी जानेंगे जो कि आपको इस किताब में नहीं मिलेगी। वो आप मैं आपको एक्सप्लेन करते करते कैसे चीज़ें एक एक समय से दूसरे समय में बदली हैं, चीज़ों का विकास किस तरह से हुआ है। तो मैं आपको कार्य, कारण और परिणाम, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि इंडिया का जो वर्तमान नाम है, इंडिया या फिर भारत। आप हमारे संविधान में भी देखते हैं, हमारे संविधान में भी इन दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। इंडिया दैट इज भारत, अगर आप उसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो भारत जो कि इंडिया है। तो इन दोनों नामों का प्रयोग हमारे संविधान में भी किया गया है। तो आज हम इन्हीं दोनों नामों के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं एक बारी बस आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे दोस्तों तस्वीर देख रहे हैं, ये आज से 2300 साल पहले के ग्रामीण भारत को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं, यहाँ पे आप कई सारे जानवरों को देख रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि उस वक्त पे, जिस वक्त पे ये तस्वीर बनाई गई थी, हाथियों का बहुत इस्तेमाल होता था। आप यहाँ पे इन चित्रों को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। तो इस चैप्टर में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं और भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये दरअसल भारत का एक भौतिक मानचित्र है। इसमें कुछ नदियां हैं, कुछ पहाड़ हैं। तो जो भी हमारे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में फिजिकल मैप में या भौतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमालय है, इधर हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है। सिंधु नदी है, झेलम नदी है, यहाँ पे 7 नदियां हैं। फिर उसके बाद आप गंगा, यमुना, इन सारी नदियों के बारे में देख सकते हैं। तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग लगभग नहीं, 7 देश आते हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव, ये 7 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत, ये जो पूरा इलाका है, इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वाले पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की गई है कि आज भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी अपनी परिभाषित सीमाएं हैं। भारत के अपने राज्य हैं, भारत की अपनी जनसंख्या है। लेकिन आज से 500 साल या 2000 साल या 5000 वर्ष पहले भारत बहुत ही अलग था। आज हम भारत जिस भाग में है उस भाग को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इस उपमहाद्वीप में वर्तमान में 7 देश हैं। लेकिन भारत के विभिन्न भिन्न नाम रहे हैं, इतिहास में आप देखेंगे तो भारत की सीमाएं भी बदलती रही है। तो हम विभिन्न स्रोतों से भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं, और इस चैप्टर में हम वही जानेंगे। अब दोस्तों देखिए, आज भारत की परिभाषित अपनी सीमाएं हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। आप चाइना के साथ देख सकते हैं, मैकमोहन लाइन है। आप अफगानिस्तान के साथ देख सकते हैं, डूरंड लाइन है। तो ये देखिए, अभी वर्तमान में भारत की सीमाएं बहुत ज़्यादा परिभाषित हैं। लेकिन हम हमारा जो भारत का इतिहास रहा है वो अलग अलग कालखंड में भारत के नाम भी अलग अलग रहे हैं और भारत की सीमाएं भी बदलती रही हैं। देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के क्रम में भारत को उसके निवासी और विदेशों से आए आगंतुक, इन दोनों ने कई अलग अलग नामों से बुलाया है। और इन नामों की चर्चा हमें प्राचीन पुस्तकों में मिलती है। जो भी यात्री और तीर्थयात्री आए थे उनकी यात्रा वृतांतों में मिलती है। हमारे देश के कई राजाओं के शिलालेखों में मिलती है। तो हम इन्हीं स्रोतों के आधार पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान स्वरूप में जो भारत शब्द है और जो इंडिया शब्द है, इसका उद्भव कैसे हुआ।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। अगर हम वेदों की बात करें तो भारत में टोटल 4 वेद हैं दोस्तों। इन 4 वेदों में सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद, इसके बाद आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर आता है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं दोस्तों। इन चारों में से ऊपर के जो 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद सबसे नया वेद माना जाता है। तो इन चारों वेदों में से जो ऋग्वेद है, ये पूरे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम सप्त सैंधव कहते हैं। अब ये आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये हमारे भारत का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसी एरिया के लिए ऋग्वेद में सप्त सैंधव नाम का इस्तेमाल किया गया है। अब सैंधव से आप समझ सकते हैं सिंधु नदी, और सप्त से मतलब 7। तो इस एरिया को, जहाँ पे 7 नदियां बहती थी, अब इन नदियों के नाम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है और सरस्वती। तो इन 7 नदियों के संगम वाले इस इलाके को सप्त सैंधव ऋग्वेद में कहा गया है। अब समय बीतते जाता है और समय बीतने के साथ साथ हमें और भी अलग अलग साहित्य भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। सब अभी हमने ऋग्वेद में देखा, अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, वो है महाभारत। महाभारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कश्मीर जो कि वर्तमान का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो वर्तमान के हरियाणा में है, फिर एक वंग क्षेत्र की चर्चा है जो बंगाल का वर्तमान में भाग है, फिर प्राग ज्योतिष, इसकी ये वर्तमान के असम का एक भाग है, जो गुजरात का कच्छ है उसके लिए कच्छ, फिर केरल, इन सभी क्षेत्र की चर्चा है। तो ऋग्वेद के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिसमें कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की चर्चा है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम कब मिला। अब देखिए, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी तिथि निर्धारित करना एक कठिन काम है। तो इसलिए ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वास्तव में हमें एक नाम कब मिला। अब देखिए, महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। और महाभारत के कालखंड के बारे में विद्वान इस बात से सहमत है कि जो महाभारत है वो ईसा के कुछ शताब्दियों पूर्व से लिखना शुरू किया जा चुका था। तो महाभारत में सबसे पहले हम देखते हैं भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग मिलता है। अब देखिए, पहला जो शब्द था भारतवर्ष, ये भारतवर्ष समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। और इस ग्रंथ में हम देखते हैं बहुत सारे नदियों के, बहुत सारे लोगों के नाम की भी चर्चा है। तो भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है। अब ध्यान रखिएगा, भरत वह नाम है जो जिसका सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख हुआ था। और ये जो भरत है वो आर्यों का एक कबीला था, एक प्रमुख वैदिक समूह था, ना कि कोई व्यक्ति था। तो ये जो महाभारत में जो भारतवर्ष है उससे आशय है भरत के देश से, यानी एक ऐसे कबीले के देश से जिसका नाम था भरत। फिर वहाँ का जो है, फिर महाभारत के बाद भी जितने भी साहित्य आए उसमें भी विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम का उल्लेख हुआ है। तो ये भारतवर्ष के बारे में हमने देखा। अब दूसरा शब्द था जम्बूद्वीप। देखिए दोस्तों, जम्बूद्वीप से आशय जामुन के वृक्ष के फल से है। अब जामुन के वृक्ष का फल आपने जरूर देखा होगा, जामुन खाया भी होगा। तो जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन के वृक्ष के फल के द्वीप से। अब ये भारत में एक सामान्य सामान्य रूप से पाया जाने वाला पेड़ है, जिसको अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। तो इसी तरह से जो जम्बू द्वीप है वो भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। तो दो शब्द अभी तक हमने देखा, एक देखा भारतवर्ष और दूसरा देखा जम्बू द्वीप। तो ये दोनों शब्द ये समूचे उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पहले सप्त सैंधव था, कश्मीर था, कुरुक्षेत्र था। तो ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है, और उस सम्राट का नाम है अशोक। अभी देखिए, इसके विषय में हम डिटेल में अगले कुछ चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन अगर हम इसके टाइम पीरियड को माने तो ये लगभग 250 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 250 साल पहले का इसको हम मान सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए इसने बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। जब मैं आपको अशोक के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं उस अशोक के स्तंभ लेख के बारे में, अशोक के लघु शिलालेख के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अशोक ने जो अपने शिलालेख छोड़े हैं, उन्हीं शिलालेखों में से एक में जम्बूद्वीप जो है वो संपूर्ण भारत के वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी इस शब्द का इस्तेमाल संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए किया गया है। अब आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि जम्बूद्वीप जो पहले अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल किया गया है, उस जम्बूद्वीप में वर्तमान का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग भी सम्मिलित थे। आप जम्बूद्वीप का आशय केवल वर्तमान भारत से ना समझें। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ये तो बहुत बाद में हमारे देश से अलग हुए, हमारे देश का ही हिस्सा थे, है ना? तो इस बात से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, महाभारत में कुछ अलग-अलग क्षेत्रों की चर्चा है जिसको आप इस मैप में देख सकते हैं। आप अफ़गानिस्तान में गांधार देख सकते हैं, है ना? आप ये असम का प्रागज्योतिष देख सकते हैं, बिहार में मगध और अंग देख सकते हैं, यूपी में कोसल देख सकते हैं, काशी देख सकते हैं। फिर आप इधर आके महाराष्ट्र में देख सकते हैं, इधर महिष्मती है, विदर्भा है, अशमक है, किष्किंधा है। तो महाभारत में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए इन सारे नामों की चर्चा हमें देखने को मिलती है, जो इस मैप के माध्यम से आपको पता चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने महाभारत में ज़िक्र देखा, हमने अलग-अलग फिर शासकों के अशोक के शिलालेख में देखा कि जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल है। अब उसके कई शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नया शब्द निकल के आता है, जिसे भारत, और इसका प्रयोग किया जाने लगता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हम देखेंगे कि विष्णु पुराण एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, उसमें किया गया है। अब देखिए, जो पुराण है वो टोटल 18 है। तो इन्हीं 18 में से एक पुराण है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में ये कहा गया है भारत के बारे में कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी प्राचीन भारतीय थे उनको भूगोल का कितना ज्ञान था। नीचे 2 समुद्र, कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल, और फिर दूसरा है अरब सागर, अरबियन सी। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। और हिमाच्छादित पर्वत जो है ये तो आपका हिमालय है ही। तो ये विष्णु पुराण में सबसे पहली बार भारत को परिभाषित किया गया। अब देखिए, विष्णु पुराण में जो भारत शब्द का इस्तेमाल है, हम आज भी प्रयोग करते हैं इसको। और उत्तर भारत में हम भारत को भारत ही कहते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो उसको भारतम भी लिखा जाता है। अब आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे देश के विभिन्न भागों ने एक समान भारत की परिभाषा को अपनाया है। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। देखिए, उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक राजा की प्रशंसा कैसे की गई कि उस राजा का नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक। आप अगर ये भारत का अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप बना के दिखाऊं तो देखिए, ये भारत है। तो ये उत्तर में हिमालय से यहाँ से लेके दक्षिण में केप कुमारी तक, यहाँ तक पश्चिमी सागर से लेके पूर्वी सागर तक, यानी बे ऑफ बंगाल से लेके अरबियन सी तक। तो इस तरीके से कैसे एक राजा की प्रशंसा पूरे भारत के लिए की गई है। तो इसका मतलब ये है कि विष्णु पुराण में जो भारत की परिभाषा थी कि हिमालय से हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण और दोनों महासागरों के उत्तर, तो ये परिभाषा और ये इस तमिल साहित्य में जो विद्वान की जो सॉरी जो राजा की प्रशंसा की गई है भारत की परिभाषा के संदर्भ में, तो दोनों में कितनी समानता है आप देख सकते हैं। तो इस बात से यही पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को अपनी भूगोल का बहुत अच्छे से ज्ञान था। अब देखिए, ये तो हमने देखा दोस्तों अभी तक कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे रखा, भारत नाम तक वो कैसे पहुंचे, कैसे सप्त सैंधव जो है, पहले हम सबसे पहले ऋग्वेद में हम सप्त सैंधव देखते हैं। सप्त सैंधव के बाद हम अलग अलग महाभारत में अलग अलग क्षेत्रों के नाम देखते हैं। फिर हम आगे आगे चल के देखते हैं महाभारत में भारतवर्ष और फिर जम्बूद्वीप देखते हैं। फिर हम विष्णु पुराण में देखते हैं पहली बार भारत शब्द का इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इसी भारत को हम आगे भी आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमने भारतीयों ने कैसे भारत शब्द का जो है विकास किया, भारत शब्द तक वो किस तरीके से पहुंचे, कितने लंबे कालखंड में पहुंचे, ये हमने अभी तक देखा। अब हम देखते हैं कि विदेशियों ने इंडिया का नाम कैसे रखा। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत
विदेश के साथ संपर्क में रहा था, दुनिया भर के कई देशों के साथ संपर्क में रहा था। तो विदेशों में सबसे पहले जो प्राचीन ईरान है, जिसको हम उस समय पे फारस कहते थे, तो फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था सबसे पहले। अब हम देखते हैं कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक फारसी सम्राट ने सिंधु नदी के क्षेत्र में एक सैन्य अभियान किया था। अब इस सिंधु नदी के क्षेत्र को सिंधु कहा जाता था, ठीक है। तो उस फारसी सम्राट ने सिंधु क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और फिर उसने अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में भारत को हिंद हिंदू या फिर हिंद हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था। अब देखिए, इसमें इस शब्द को पढ़ के आप समझ पा रहे होंगे कि उनकी भाषा में ये सिंधु का रूपांतरण था। सिंधु नदी का क्षेत्र जिसे सिंधु कहा जाता था, उसको फारसियों ने अपनी भाषा में हिंदू के रूप में रूपांतरित कर लिया। अब देखिए, फारसियों ने जो हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है, वो एक भौगोलिक शब्द है जो सिंधु नदी के जल क्षेत्र वाले इलाके के लिए प्रयोग किया गया है, या सिंधु नदी के पूरब के क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है। आप इसे वर्तमान के हिंदू धर्म से जोड़ के नहीं देखें। तो अगर ये सिंधु नदी है, तो इसके ईस्ट में जो एरिया था, इसके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। तो हिंदू उस टाइम पे धर्म के लिए नहीं प्रयोग किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फारसी स्रोतों के आधार पर ही प्राचीन यूनानियों ने जो सिंधु क्षेत्र का भाग था, उसको इंडोई या फिर इंडी के नाम दे दिया। अब देखिए, इन्होंने इंडोई या इंडी के नाम इसलिए दिया क्योंकि यूनानी भाषा में ह अक्षर है ही नहीं। तो उन्होंने हिंदू में से ह हटा दिया और हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा के उन्होंने क्या किया, इंडोई या इंडी के नाम दे दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो सिंधु क्षेत्र था, उसको ईरानियों ने हिंदू में कब तब्दील कर दिया। फिर हिंदू को यूनानियों ने इंडोई या इंडिके में कन्वर्ट कर दिया। अब यूनान और ईरान के अलावा प्राचीन चीनियों ने भी भारत के साथ संपर्क स्थापित किया था। तो चीनियों ने अपने ग्रंथों में इंडिया का उल्लेख यिंतु या फिर यिंदु से किया था। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह शब्द भी मूलतः सिंधु से ही आया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंधु शब्द पहले ईरानियों ने हिंदू में कन्वर्ट किया, यूनानियों ने इंदु में कन्वर्ट किया और फिर चीनियों ने उसको यिंदु में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक शब्द का कैसे रूपांतरण हो रहा है, आप इस बात को समझिए। फिर एक और चीनी शब्द है तियंजू। ये भी सिंधु से लिया गया है। ये जो तियंजू शब्द है, इसका अर्थ होता है स्वर्ग तुल्य स्वामी। तो दोस्तों, चीनी चीनी लोग हमेशा भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में देखते रहते हैं। तो भारत के प्रति अपने सम्मान के जताने के लिए उन्होंने तियंजू शब्द को अपनाया था। तो इससे पता चलता है कि वो भारत के प्रति और उनके मन में बहुत ज्यादा सम्मान था। और तियंजू का अर्थ होता है स्वर्ग तुल्य स्वामी। फिर संभवतः हाल में जो पारिभाषिक शब्द है हिंदुस्तान, हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यह शब्द आज से 1800 साल पहले एक फारसी शिलालेख में सबसे पहली बार प्रयोग में आया था। और उसके बाद जब भारत पर आक्रमण करने वाले जो भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसको पहले ह्वेनसांग कहा जाता था, अब इसे जुआनजैंग को के नाम से उच्चारित किया जाता है वर्तमान में। तो जुआनजांग के बारे में इसमें कुछ बातें की गई है कि वो 7वीं सदी में चीन से भारत आया था। उसने भारत के कई भागों में भ्रमण किया। वो भारत के कई विद्वानों से मिला और भारत में जो जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे, उसकी पांडुलिपियों को एकत्रित किया और फिर 17 वर्ष बाद चीन लौट गया। वहां उसने चीन में जाके चीनी भाषा में इन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। और उसके पश्चात और भी बहुत सारे चीनी विद्वान फिर भारत में भ्रमण करने के लिए आए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे भारतीयों ने भारत नाम का विकास किया, कैसे विदेशियों ने इंडिया नाम का विकास किया। तो हम ये इस चैप्टर से हम यही समझ पाते हैं कि हम वर्तमान स्वरूप में जो हमारे देश का नाम है, उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। ये इतिहास ऋग्वेद से शुरू होता है। ये इतिहास उन उस वक्त से शुरू होता है जब विदेशी यात्री हमारे यहाँ पे आया करते थे, घूमने के लिए हो, भ्रमण करने के लिए हो, या किसी राजा के साथ हो। तो उन सब लोगों ने मिलकर वर्तमान भारत के इस नामों में योगदान दिया है। और समय बीतते बीतते, समय दर समय जो है, इन नामों में थोड़ा बहुत संशोधन होते रहा है। इनका रूपांतरण अलग अलग भाषा के माध्यम से अलग अलग तरीके से होता रहा है। और आज हम वर्तमान में जाके भारत और इंडिया जैसे नाम पर जाके हम रुके हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है,
जब इससे थोड़ा एडवांस लेवल का मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको मैं बहुत ही एनालिटिकल तरीके से, बहुत ही विश्लेषण करके मैं आपको बताऊँगा कि इतिहास किस तरीके से हमारे वर्तमान को दिशा देता है। अगर हमने अपना इतिहास समझ लिया, तो हम वर्तमान में उन गलतियों को नहीं दोहराएँगे, जिन गलतियों को हमने इतिहास में किया हुआ है। तो इतिहास दरअसल हमको एक हमारे लिए एक वो वार्निंग की तरह काम करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरीके के समाज का निर्माण करना चाहिए, किस तरीके का कदम उठाना चाहिए, जिससे कि समाज में जो भी समरसता है वो बनी रहे। ठीक है दोस्तों? तो मैं इसके बाद जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है, उसमें एक और चैप्टर हिस्ट्री का है, उसके साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ और इससे जाने से पहले बस मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूँ दोस्तों कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों? आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो